अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों के साइकोलॉजी के चैप्टर्स सभी मुकम्मल हो चुके हैं, है ना। तकरीबन 27 लेसन्स आपने पढ़े और आज की क्लास में हम चाहते हैं कि एक तरीके से उनको रिवाइज कर लिया जाए। ठीक है, सिर्फ सवाल न सॉल्व किए जाएं बल्कि एक तरीके से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपके जहन में आ जाएं और हमें ये मालूम हो जाए जब कोई सवाल हम पढ़ें। सभी लोग किताब लेकर के बैठेंगे, ठीक है। किताब है सबके पास? हाँ, किताब सभी लोग लेकर के बैठेंगे। और एक चीज़ ये भी आपको करनी है कि हम जब सवाल पढ़ेंगे तो आपको पहले तलाश करके बताना है, ठीक है। एक तरीके से ये इंटरेक्शन होगा हमारा, ठीक है, दोनों तरफ से। तो इन लोगों में से भी लोगों को अनम्यूट रखिएगा और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अपना टेस्ट भी लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, एग्जाम में आ भी सकता है। इसमें बहुत सारे सवाल आपके आ सकते हैं एज इट इज, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक सवाल नहीं सॉल्व करना है बल्कि आपको ये देखना है कि उस सवाल का पैटर्न क्या है, ठीक है। जब आप उस पैटर्न को समझ जाएंगे तो आपको उससे मिलते जुलते कितने भी सवाल क्यों ना आ जाए सब समझने में आसानी होगी, ठीक है। जैसे अगर किसी एक इशू पे सवाल आता है तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस इशू के आसपास और कौन कौन से इश्यूज या मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। या जैसे ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन पूछा गया किसी शख्स के बारे में, ठीक है, तो आपको ये जहन में आ जाना चाहिए फौरन कि इसका मतलब इस तरीके के नजरियात रखने वाले अशखास के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हिंट देंगे और फिर आप उसे हमें फाइंड आउट करके बताएंगे कि ये कहाँ से सवाल बनाया गया है। जब आप ये समझना शुरू कर देंगे कि सवाल कहाँ से आया है तो जब एग्जाम हॉल में भी आप बैठेंगे तो भी फौरन आपका जहन काम करेगा कि हाँ, हमें फला चैप्टर की तरफ जाना चाहिए। आपका जहन उधर जाएगा और सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे बुनियादी कुछ चीजें, चलिए पेपर पे हम बात करते ही हैं लेकिन उससे पहले कुछ बुनियादी चीजें समझ लीजिए। सबसे पहली चीज ये होती है कि हम सवाल नामे को अच्छी तरीके से टटोल लें, ठीक है। सवाल नामे को पहले, अभी सवाल पे नहीं आए। सवाल नामे का मतलब ये है कि आपको इसके जो तफसीलात इस पर दर्ज होती हैं वो आपके जहन में होनी चाहिए। कभी कभी होता यह है कि किसी इंसान का पेपर कभी गलत हो गया या बीच में से फटा हुआ है, सवाल गायब है। अब अगर आपने आधा कर लिया, आधा सॉल्व हो गए आपके आधे क्वेश्चन, फिर आप चेंज करना चाहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपकी कॉपी भी खराब होगी, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पेपर को उलट पलट के अच्छी तरीके से देख लें, मुकम्मल सवालात हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिंट नहीं है, कोई भी चीज़ वो बहाना ना बने कि आप जो है नकल करने के लिए या कोई और हरकत करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सवाल नामा देखने के बाद में आप अपना रोल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा और हमने लिखा, ठीक है, 8 9 5 8 3 4 2 वगैरह जितने आ सकते हैं। आमतौर पर देखिए ये भी कहा जाता है या आप एग्जामिनर से वहाँ पे मशवरा ले सकते हैं कि कभी कभी होता यह है कि ये डिजिट हमारे कम होते हैं और ये हमारे खाने ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में ये होता है कि हम रिवर्स में नंबर लिखना शुरू करते हैं और इधर जहाँ तक आ जाए उधर हम उसे लिख देते हैं। यहाँ पर हम अगर कुछ और बढ़ाएंगे तो जैसे हमने 0 ही बढ़ा दिया तो ये नंबर में फ़र्क आ जाएगा। लेकिन अगर हमने शुरू में नंबर बढ़ाए, ठीक है, जैसे सपोज दैट हम इसे करते हैं इस तरीके से। देखिए, अगर हमने इधर 0 बढ़ाए तो ये हमारा काउंट होगा, ठीक। अगर इसके अपोजिट हम करते हैं कि सपोज दैट हमारा यहाँ नंबर लिखा हुआ है, रोल नंबर है जो 8 9 5 6 2 4 8 इतने हैं, इधर से हम लिखेंगे इधर छोड़ेंगे तो उसमें कमी ज्यादती की जा सकती है। लेकिन बहुत से एग्जामिनर्स ये मशवरा देते हैं कि हमें इधर से लिखना चाहिए, तो हम लिखेंगे 8, ठीक है, 4 2 6 5 9 और 8। अब ऐसी सूरत में यहां भी तो कोई बढ़ा सकता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर हमने यहां पे 0 0 कर दिया, ठीक है, तो मतलब यहां पर कोई कमी ज्यादती नहीं होगी, नंबर हमारा ये काउंट होगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं करना है, आप एग्जामिनर से पूछ लेंगे, देख लेंगे कि उसकी जो है क्या उसका तरीक़ाकार क्या है, वो
इस तरीके से लिखवाता है या उस तरीके से, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन ना होगी तो आपको इधर ही से लिखना है, ठीक है, और जहां तक आ जाए, बाकी को छोड़ देना है। क्योंकि एक चीज ये भी है ना कि आप अपनी कॉपी भी फिल करते हैं, कॉपी जब भरते हैं तो उसमें हमने आपको बताया था कि वहां पर बिंदु भी भरने होते हैं इस तरीके से, है ना। तो जितने नंबर होंगे उतने ही आप भर पाएंगे। चांसेस उसमें भी है कि कोई नंबर आगे ऐड करके नीचे भर दिया जाए, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर आप पूछ लेंगे कि हमें इधर से लिखना है या इधर से हम लिखें, ठीक है। श्योर हो जाइएगा इस बारे में। तो पहला काम, अपना रोल नंबर आप अच्छी तरीके से, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, वरना आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी, ठीक है, चाहे जितना अच्छा लिख करके आए। उसके बाद में दूसरा काम आपको देखना यह है कि आपका दिन कौन सा है, ठीक है। सपोज दैट अगर आपने लिखा अक्टूबर में आपका एग्जाम होना है, ठीक है, 12, ये तारीख है अगर 12/10/2023, ठीक है। तो डेट तो हमें ये लिखना है, लेकिन उसके अलावा यहां पर दिन भी लिख देना है। जैसे अगर सपोज दैट हमें पढ़ रहा है थर्सडे, पढ़ रहा है ट्यूसडे, पढ़ रहा है, तो हम यहां लिखेंगे, ठीक है, थर्सडे, और उसके बाद में डेट डाल देते हैं हम यहां पे 12/10/2023, ठीक है। अब यानी दिन पहले लिखेंगे, उसके बाद में तारीख लिख देंगे। उसके बाद आ जाता है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर्स। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो आपके मुमतहिन होंगे वहां पे मौजूद, उनके दस्तखत होंगे। यहाँ पे बाज जगहों पर 2 होते हैं और बाज जगहों पे सिर्फ 1, तो यहाँ पर खाने 2 हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड। ऐसा नहीं कि आप एक में साइन कर दें दूसरे में वो करेगा, नहीं, इसको बिल्कुल आप छोड़ देंगे, ठीक है। आपके लिए इसमें कुछ नहीं करना है। ये तो एक फॉर्मेलिटी हो गई, थोड़ा सा टेक्निक से रिलेटेड। असल काम आपका शुरू होता है इसके बाद, जो है आम हिदायत, ठीक है। इन हिदायत पर एक नजर डालना अभी ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि आप अगर देख लें इसमें कोई तब्दीली ना हो, ठीक है। आमतौर पर जो मॉडल पेपर होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वहां पर चीजें डिस्कस की जाती हैं, इसलिए यहां पर अच्छी तरीके से समझ लीजिए और वहां पॉइंट टू पॉइंट एक नजर ऐसे डाल लीजिएगा कि कितने पॉइंट यहां डिस्कस किए गए हैं और वहां कितने हैं, ठीक है। अगर कुछ आपको जो है ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है तो उस पर नजर डालिए, अदरवाइज आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आपने ये समझ रखा है तो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि तालिबे इल्म अपने सवालनामे के पहले सफे पर अपना रोल नंबर जरूर लिखे, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है, मेहरबानी करके अपने सवालनामे को जांच लें कि तमाम सफात और सवालात की उतनी ही तादाद है जितनी पहले सफे के सबसे ऊपर छपी है, ठीक है। यानी सफे के ऊपर लिखा होता है इसमें कितने सवाल होंगे, किस टाइप के होंगे, ठीक है, कितने पेजेस हैं क्वेश्चन में, पेपर में आपके। तो सवालात की सीरीज, ठीक है, ये भी जांच लें। यानी ऐसा ना हो कि एक नंबर यहां है फिर उसके बाद 5 नंबर आ गया डायरेक्ट, ठीक है, फिर 2 3 4 अलग हैं कहीं, तो ये सीक्वेंस, ठीक है। क्योंकि आपको जब टिक करेंगे वहां पे आपने और यहां पर मिसप्रिंट है तो आंसर जो आपका जाएगा वो OMR सीट के अकॉर्डिंग जाएगा। अगर वहां गलत हो गया तो समझिए कि आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो नंबर देख लें कितने सवालात हैं, ऊपर जो लिखे हैं सही है कि नहीं, क्वेश्चन सही छपे हैं कि नहीं, इन सारी चीजों को एक नजर, ऐसा नहीं कि इतना वक्त आप लगा दें कि आपका नुकसान हो जाए, ठीक है, लेकिन बहरहाल उचटती हुई एक नजर जरूर डालें। तीसरा पॉइंट यह है, तालिबे इल्म को A, B, C और D में से कोई एक जवाब मुंतखब करना है और दिए गए जवाब नामे में सही जवाब लिखना है, ठीक है। जो पहले के क्वेश्चन होंगे शॉर्ट वाले, ठीक है, उसमें आपको मुंतखब करना होगा कि A चुन रहे हैं, B चुन रहे हैं, C या D। उसमें यस और नो करने का भी ऑप्शन आ सकता है, यानी सही या गलत का भी। तरीके उसके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। चौथा पॉइंट, मारूजी सवालात के साथ साथ सभी सवालात के जवाब दिए गए वक्त के अंदर देने हैं। मारूजी सवालात के लिए अलग से वक्त नहीं दिया जाएगा, यानी आपको ये मालूम होना चाहिए कि कुछ सवाल आपके जो है वो मारूजी पूछे जाएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप,
ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होता है, जैसे हमने कहा कुतुब मीनार कहाँ है, ठीक है, एक सिंपल है, कहाँ है ये सवाल आ जाएगा, ठीक है। अब इसके 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, ठीक, तो इसमें हमने लिख दिया आगरा, ठीक है, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, ठीक, ए बी सी और ये डी। अब इनमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है, जाहिर सी बात है आप दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन, एक सवाल, एक लाइन में मुख्तसर सा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मारूजी, ऑब्जेक्टिव। मारूजी का मतलब क्या होता है, मारूजी का मतलब यह हुआ कि आपको इधर उधर हटने की कोई गुंजाइश ही ना हो, यानी आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि आगरा भी सही हो जाए, कलकत्ता भी सही हो जाए, लखनऊ भी सही हो जाए, दिल्ली भी सही हो जाए, इसमें गुंजाइश नहीं होती है। टू द पॉइंट सवाल होता है और टू द पॉइंट उसका जवाब होता है। अब इन्हीं ऑप्शन को अगर हम बदल देते हैं, यही पैटर्न रहेगा, तो अभी आप देखेंगे कि मारूजी सवाल नहीं रह जाएगा। कैसे, जैसे देखिए ये सवाल हटाइए, कुतुब मीनार कहाँ है, ठीक है, हमने सिर्फ इतना लिख दिया पुराने नहीं बल्कि पुराना लिखिए, पुराना शहर है, ठीक है, मुल्क का, यहां हमने लिख दिया मुल्क का पुराना शहर है, ठीक, ऑप्शन एज इट इज है, बताइए कौन सा सही है। सवाल हमने 2 बनाए, ठीक है, पहला हमने सवाल कायम किया कुतुब मीनार कहां है, उसके भी ऑप्शन 4, आगरा, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, ठीक है। दूसरा सवाल हमने कायम किया मुल्क का पुराना शहर है, कौन सा, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके भी ऑप्शन है आगरा, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ। अब देखिए कुछ लोगों ने कहा दिल्ली, आप ये बताइए कि दिल्ली जो है ये पायतख्त कब बना है, जब आगरा से पायतख्त को मुंतकिल किया गया है दिल्ली, तो आगरा का जो लाल किला है वो इस लाल किले से पुराना है, समझ गए। तो आगरा जो है, इसको तो जो है शाहजहां ने मुंतकिल किया था आगरा से, वहां का किला बनवाने में और सारी चीज में उसका हाथ है, तो इसकी बनिस्बत आगरा पुराना हो गया, ठीक है। लेकिन आप और पीछे जाइए, ठीक है, आप कलकत्ता की बात, आगरा और दिल्ली की बात हो गई, अब आप कलकत्ता की बात कर लीजिए और लखनऊ की बात कर लीजिए। अगर हम माने कि कलकत्ता लखनऊ से पुराना है, कलकत्ता में मुमकिन है, ठीक है, बिल्कुल, कि अंग्रेज वहां पर आए, ठीक है, और 1800 में वहां पे फोर्ट विलियम कॉलेज वगैरह और क्या क्या कायम हुआ। लेकिन आप देखते हैं कि लखनऊ से वाजिद अली नवाब शाह को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था, मटिया बुर्ज गए थे, एक शहर बसाया था पूरा, ठीक है, मतलब उससे पहले लखनऊ आबाद था, तो लखनऊ की भी तारीख बहुत पुरानी हो जाएगी। अब सिचुएशन यहां पर यह बन गई कि हम आगरा को माने कि दिल्ली को माने कि लखनऊ को माने कि कलकत्ता को माने, क्योंकि इसने सिर्फ बात की है पुराना शहर। अब ये पुराना कितना पुराना, 100-200 साल को पुराना मान रहा है, 300 साल को, 400 साल को, कुछ क्लियर नहीं है। जब कुछ क्लियर ना हो सवाल से और उसके ऑप्शन कई एक हो सकते हैं, जैसे आगरा भी किसी ने अगर लगाया तो अपनी समझ से बिल्कुल सही है, दिल्ली वाला भी सही हो जाएगा, कलकत्ता वाला भी सही हो जाएगा और लखनऊ वाला भी सही हो जाएगा। यानी इम्कानात ये हैं कि यहां पर 4 ऑप्शन में से चारों सही हो सकते हैं और सवाल अनसर्टेन है, कितना पुराना है ये हम नहीं बता सकते, ठीक है, कितना पुराना पूछा गया है ये बताया नहीं जा सकता। इसको कहते हैं मौजूई सवाल। क्या कहते हैं, मौजूई, मारूजी नहीं। मारूजी वो होगा जिसमें टू द पॉइंट गुफ्तगू हो और उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता हो। जैसे इन्होंने पूछा कुतुब मीनार कहां है, तो किसी सूरत में हम नहीं कह सकते कि वो आगरा में, कलकत्ता में या लखनऊ में है, चाहे उसका सैंपल बना करके खड़ा कर दिया गया हो, ठीक है, क्योंकि इस कुतुब मीनार से मुराद दिल्ली के कुतुब मीनार है, ठीक है। तो ये फर्क होता है मौजूई और मारूजी में।
अब अगर इस पर एक मजमून लिखने की बात की जाए कि मुल्क के पुराने शहर पे मजमून लिखिए, तो आप इसमें से कोई ऑप्शन उठा सकते हैं। कोई आगरा पे लिख दे, कोई लखनऊ पे लिख दे, कोई कलकत्ता पे लिख दे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये फर्क होता है, वहां पर आसानियां होती हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपको जवाब देने में, यहां पर कोई ऑप्शन नहीं होता है। समझ गए? अब देखिए एक चीज, चलो ठीक है ये समझ में आ गई। एक चीज और आपके सवालनामे में होगी सही या गलत की, ठीक है। सपोज दैट एक स्टेटमेंट दिया गया, यानी एक सेंटेंस मुकम्मल आपको दिया जाए और फिर उसको सिर्फ इस तरीके से जज करना है कि यह बात सही है या गलत है, ठीक है। सिर्फ दो जुमरे, या सही या गलत। जैसे अगर इसको कहा जाए कुतुब मीनार कहां है, इसको हटा करके ये कहा जाए कुतुब मीनार दिल्ली में है, ठीक है, हमने लिख दिया कुतुब मीनार दिल्ली में है, एक सेंटेंस। अब इसमें सिर्फ ऑप्शन है सही या गलत, ठीक है। एक सही का ऑप्शन है, एक गलत का ऑप्शन है। सही या गलत लिखा हुआ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सही होगा या गलत होगा? बताइए। सही होगा ना? मतलब ये एक स्टेटमेंट है और जहां पर सही का खाना होगा उसके सामने हम इस तरीके से मार्क लगा देंगे। ये दूसरा तरीका होगा, ठीक है। कुछ सवाल इस टाइप के भी आपको मिलेंगे जहां पर सही और गलत आपको जानना है। उसके बाद में कुछ सवाल आएंगे जिनके जवाब आपको 20 वर्ड में, 25 वर्ड में, 50 वर्ड में, ठीक है, इस तरीके से देने हैं। वो आगे बढ़ते जाएंगे, उनके बारे में हम आपको बताएंगे अभी। अब उसके बाद में यहां पर एक बात ये कही गई है, अपने जवाबनामे पर सवालनामे का कोड नंबर, ठीक है, ये लिख लीजिए। कोड नंबर सवालनामे के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहां पर अभी आपने ये क्यूआर कोड जो देखा है, हाँ यहां पे भी है और शायद नीचे भी है, यहां पे हर पेज पे होगा तकरीबन, हाँ ठीक है। इस हिस्से को भी जांच लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। ये मतलब पेपर पे नहीं, पेपर पे तो लिखा हुआ, आपकी जो कॉपी होगी उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये छूट गया, हाँ। तालिबे इल्म जवाबी कॉपी में रोल नंबर के अलावा अगर कोई पहचान का निशान या कोई हिदायत लिखता है तो उसे इम्तिहान से खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए क्योंकि ये शनाख्त हो सकती है कि मुमकिन है आपने कोई सेटिंग कर रखी हो मुमतहिन से अंदरूनी तौर पर, और ये बात हो गई हो कि हमारी कॉपियों पर इस तरीके का मार्क लिखा हुआ होगा, ठीक है। इस तरीके की कॉपियाँ देख लीजिएगा, तो इसलिए कोई निशान जो है वो काबिल कबूल नहीं माना जाता है, ठीक है। उससे कॉपी रद्द हो सकती है आपकी, इसका ख्याल रखेंगे। आखिरी नंबर 7, परिचय सवालात बैक वक्त 2 जबानों में फराहम किया गया है। शक व शुबा होने पर इंग्लिश वर्जन को ही मोतबर मानना चाहिए, ये बात जहन में जरूर रखिए, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे मुसलसल कहता आया हूं कि टर्म्स जो हैं, इस्तिलाहात, उनको इंग्लिश में जरूर रट लीजिए, याद कर लीजिए। बहुत से मिसप्रिंट मिलेंगे आपको सवाल में, उर्दू में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो वो आपके उर्दू वाला नहीं इंग्लिश वाला मानेंगे, ठीक है। इसलिए जहां पर सवाल में कोई दिक्कत आ रही हो, इंग्लिश वाली लाइन जरूर पढ़ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग जवाब दीजिए खास तौर पर, ठीक है। तो ये जहन में बात रहनी चाहिए। कोई इसको दलील नहीं बना सकता कि उर्दू में ऐसा लिखा था इसीलिए उन्होंने लिख लिया, अपना पल्ला झाड़ लिया। हालांकि गलती तो है उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन इसीलिए वो पहले निकल गए हैं कि इसमें गलती के इम्कानात हैं और होते हैं। हर पेपर में आपको मिल जाएंगी चीजें। अब आ जाइए सवाल पे, ठीक है। टोटल मार्क्स इसके जितने होंगे, कितने? 100 मैक्सिमम, ठीक है। 100 नंबर का आपका ये पेपर होता है, 3 घंटे का वक्त मिलता है, ठीक है। अब इन तमाम सवालों को एक ही पैटर्न में जवाब नहीं देना है, सबका अलग अलग जाविया होगा हल करने का, ठीक है। देखिए क्या होगा, इनमें से कोई सवाल आप छोड़ नहीं सकते, तमाम सवाल लाजमी है, ठीक है, कंपलसरी है। हर सवाल के मार्क्स उसके सामने दिए गए हैं, अभी आप देखेंगे नंबर लिखा हुआ है कि कितने नंबर का एक सवाल है। ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात में 4 मुतबादिलात
जैसे हमने बताया अभी, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वही मारूजी वाले दिए गए हैं, सही मुतबादिल चुनकर आपको लिखना है। 7 से 12 मुख्तसर टाइप के सवाल हैं जिनका जवाब आपको 25 अल्फाज से कम में लिखना है। 25 अल्फाज से कम में। लफ्ज शुमारी भी आपको आनी चाहिए। कैसे? अगर हमने लिखा खालिद एक तालिबे इल्म है, बताइए इसमें कितने लफ्ज हैं? 5। सभी लोग श्योर हैं? किसी को कोई इख्तलाफ है? नहीं। ठीक है, उसकी वजह यह है कि देखिए, एक हो गया खालिद, दूसरा एक, तीसरा तालिब, चौथा इल्म और पांचवा है। ठीक है, 5 लफ्ज हो गए। लफ्ज किससे बनते हैं? हुरूफ से बनते हैं। हुरूफ का मतलब अलिफ, बे, ते, से, इस तरीके की चीज है। ठीक है, तो अब इसमें खालिद में गर्चे 4 हुरूफ आए हैं, लेकिन ये 4 हुरूफ मिलकर के एक लफ्ज बन गए। ठीक है, तो जब आप काउंट करेंगे तो हुरूफ नहीं काउंट करेंगे। ये बात कह रहा है कि 25 अल्फाज से जायद ना हो। ठीक है, तो अल्फाज मतलब एक कंप्लीट जो है फ्रेज। जब हम खालिद कहते हैं तो खालिद का एक सेंस बन जाता है, लेकिन सिर्फ खा कहते हैं तो इसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो खालिद एक तालिबे इल्म है। अब इसमें 5 लफ्ज आ गए। इस तरीके के अगर आप 5 जुमले लिख देते हैं तो आपका जवाब मुकम्मल, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब है इनके कहने का कि 25 अल्फाज से जायद ना हो। यह आपको जहन में रखना है। फिर उसके बाद में 13 से लेकर के 25 मुख्तसर टाइप के मुख्तसर जवाब जो होंगे, इनके जवाब थोड़ा सा और लेंदी हो जाएंगे और 80 अल्फाज तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, 80 अल्फाज। आप कितने जुमले मान सकते हैं? अगर यहां पर 5 हैं, अगर आप मिनिमम 5 मान रहे हैं, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि 10 लफ्जों का आप 2 सेंटेंस लिख सकते हैं। बहुत लंबा सेंटेंस है, तब ऐसा होगा कि एक ही सेंटेंस में 10 अल्फाज आ जाए। अगर 10 बहुत तवील सेंटेंस आप लिखते हैं तो कितने सेंटेंस लिखेंगे? 8 सेंटेंस। ठीक है, अगर छोटे लिखते हैं तो 16 सेंटेंस हो जाएंगे, उनको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज हम मान करके चलेंगे कि कम से कम 12 से 15 सेंटेंस। सेंटेंस मतलब जुमला। ठीक है, 12 से 15 सेंटेंस अगर हम लिखेंगे तो ये जहन में मान के चलिए कि ये 80 अल्फाज पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर ये आप जहन में रख रहे हैं तो वहां गिनने की जरूरत नहीं है, अब गिनने में आप वक्त लगा दें। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं कि हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें मिनिमम कितने अल्फाज आ जा रहे हैं, आपको इसका अंदाजा है, तो वहां गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना बहुत वक्त जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई सवालात होंगे, एक तो होगा नहीं जो आप गिन लेंगे। ठीक है, तो इसका एवरेज मान के चलिए 12 से 15। और ये जो हमने 5 बताए थे, 25 माने थे, अगर हमने छोटे सेंटेंस माने तब 5 थे। अगर हम बड़े सेंटेंस में मान के चलते हैं तो आप 2 से 3 सेंटेंस इसका मान के चलिए। ठीक है, पहले वाला जो 25 लफ्जों वाले। उसके बाद में थोड़ा और लेंदी आपको जवाब देना है। 26 से 30 तवील जवाबों के सवाल हैं। हर जवाब 150 अल्फाज से जायद ना हो। यहां इन्होंने जायद ना होने की कैद लगाई है, कम ना होने की नहीं। समझ गए? दोनों में फर्क समझिए। मतलब ये अगर कम रह जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर इससे बढ़ जा रहा है तो दिक्कत है। 150 इन्होंने कहा है, आपने 130 में लिख दिया, 35 में लिख दीजिए, 40 में लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप 55, 60, 70, 80 जा रहे हैं, ये दिक्कत की बात है, वो नहीं चेक करेगा, लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम एवरेज बनाते हैं तो कितना हो जाएगा? अगर हम 10 लफ्जों का मान के चलिए एक जुमला मानते हैं तो हो जाएंगे 15। ठीक है, 15 दहम 150। लेकिन इतने लंबे जुमले चूंकि हम नहीं लिखते हैं तो आमतौर पर हम इसको कह सकते हैं कि 20 से 25 सेंटेंस। ठीक है, 20 से 25 सेंटेंस यहां लिखना है
12 से 15 सेंटेंस वहां लिखना है और उसके बाद में उससे पहले 2 या 3 सेंटेंस में सिर्फ अपनी बात मुकम्मल करनी है। अब आप लफ्ज को अगर भूल जाएंगे, इनको जहन में रखेंगे तो कर सकते हैं। इनमें कम रहे वो ज्यादा ठीक है, ज्यादा ना होने पाए किसी सूरत में, ठीक है। अब आ जाइए आप अपने असल सवालनामे पर, ठीक है। पहला होगा मारूजी, दूसरा कम जवाब, उससे कम, उससे थोड़ा ज्यादा, फिर उससे थोड़ा ज्यादा, ठीक है। यानी 4 टाइप हो गए आपके। अब ये जो मारूजी वाला है, इसमें हमने आपको बताया कि 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो सही या गलत सिर्फ हो सकता है और एक 4 ऑप्शन वाला, ठीक है। तो पहले 4 ऑप्शन वाला देखिए। मुंदरजा झेल में से कौन सी जरूरत दोस्त बनाने की कोशिशों की जानिब इशारा करती है? आप बताइए दोस्ती के बारे में किस चैप्टर में पढ़ाया गया है दोस्त बनाना? पहले ऑप्शन देख लीजिए, इन्होंने बताया है, सवाल समझिए अच्छी तरीके से, ठीक है। सवाल में ही आधा जवाब आपका छुपा हुआ होता है। सवाल आपको पूरी तरीके से रिफर कर देता है आपके टॉपिक की तरफ, ठीक है। कीवर्ड जो होते हैं उनको हम पकड़ेंगे। कौन सी जरूरत दोस्त बनाने की कोशिशों की जानिब इशारा करती है, मतलब दोस्त बनाने की कोशिश इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल में। दोस्त बनाना मतलब किसी से रिलेशन कायम करना, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन इन्होंने रखा है, हम दोस्त बनाने की जरूरत हमें क्यों पेश करती है, क्या हम इनमें से कोई ऑप्शन बगैर सबक की तरफ जाए सॉल्व कर सकते हैं? बहुत से जवाबात होंगे जिनका आप आसानी से जवाब, थोड़ी सी अगर समझदारी से काम लें तो आराम से दे सकते हैं। आप ऐसे बताइए कि क्या आप दोस्त बनाते हैं उनसे कुछ हासिल करने के लिए? नहीं ना। वो वक्ती दोस्ती हो सकती है बाज लोगों से कि आप और ऐसा होता भी है अपने फायदे के लिए किसी से दोस्ती करना, कुछ हासिल करने के लिए, लेकिन उसको हम दोस्ती करने का मकसद हरगिज नहीं मानते हैं। तो मतलब तहसील की जरूरत हमें नहीं होती है। ऑप्शन कट गया, तहसील की जरूरत हमें नहीं है, यह ऑप्शन गलत। देखिए एक चीज मैं आपको और बताऊं, सही को जानने से ज्यादा आसान है गलत को जान करके उसको कट करना, ठीक है। जब आप गलत को जान करके कट कर देंगे तो बाकी का जो ऑप्शन बचेगा वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे सही ढूंढने के चक्कर में जाएंगे तो गलत कर जाएंगे, क्योंकि मकासद इनमें से कुछ हो सकते हैं। हो सकता है आपको कभी लगे यार कि हाँ हम दोस्ती क्यों करते हैं कि इससे हमारा जो है काम बन जाए, इससे हमें आसानी रहे और वगैरह वगैरह। कहीं आपके जहन में यह आ गया कि हाँ पढ़ाई में मदद मिल सके वगैरह, तो कुछ तो हासिल करना चाहते हैं। अब इस माइंडसेट के साथ आप जाएंगे तो तहसील की जरूरत को भी आप सही मान लेंगे। लेकिन अगर आपने बेस्ट से बेस्ट चुनना है, ठीक है, आपको सबसे जो उम्दा है उसमें से उसे मुंतखब करना है, तो आप कट करना सीखिए, ठीक है। रिजेक्शन इज बेस्ट वे टू सिलेक्शन, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने कहा कुव्वत की जरूरत। हम दोस्ती इसलिए करते हैं कि ताकत हमें मिल जाए? नहीं, गर्चे एक पॉइंट में दोस्ती हमें ताकतवर बनाती है ना, लेकिन मकसद ये नहीं होता है। कोशिश हम इसलिए नहीं करते, इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब उसके बाद में एक ऑप्शन रह जाता है सी का ताल्लुकात की जरूरत, और डी में रह जाता है तजस्सुस और फौज की जरूरत। 2 कट गए ना, अब 2 में से हमको सिर्फ चुनना है। आसान हो गया, आसान हो गया ना। बताइए क्यों, किसको आप काटेंगे, एक नजर में किसे काटेंगे? डी को। और बुनियाद क्या है उसकी? इसमें जो लफ्ज ही आ रहा है ना, ये फौज वाला। आप कभी फौज बनाने के लिए दोस्ती नहीं करते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस नहीं है आप, वो अपनी जो है सेना में शामिल नहीं कर रहे हैं लोगों को, समझ गए। तो तजस्सुस और फौज की जरूरत आपको नहीं होती है। आप सीआईडी वाले भी नहीं है कि दोस्ती इसलिए बना रहे हैं कि आपको जो है इन्वेस्टिगेशन करना है, कोई केस सॉल्व करना है आमतौर पर, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से ये ऑप्शन फौरन कट गया, तजस्सुस और फौज। लफ्ज को अगर हम पकड़ते हैं तो ये ऑप्शन फौरन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है।
जब 3 गलत हो गए तो बचा क्या? सी, ताल्लुकात की जरूरत। अब इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, जाहिर सी बात है कि जब भी हम कुछ ताल्लुक बनाते हैं, दोस्ती करते हैं, तो इससे हमारा ताल्लुक ऑटोमेटिकली बनता है। ठीक है, हमें जरूरत भी होती है इसकी, और वो ऑटोमेटिकली चीजें सामने आ जाती हैं, इसलिए इससे हम इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, माँ बाप से भी हमारा एक ताल्लुक होता है, भाई बहन से भी एक ताल्लुक होता है, जो अहले खाना होते हैं उनसे एक ताल्लुक होता है, फिर वो ताल्लुक बढ़ता है, दोस्तों तक पहुंचता है, फिर सोसाइटी तक पहुंचता है। ठीक है, सोसाइटी के बाद में और आगे बढ़ता है, इंसान तंजीम बनाता है, समाज के लिए काम करना शुरू करता है। अब आप बताइए कि ये किस लेसन से है? आप बिल्कुल करीब आप पहुंच गए हैं उससे, हमने बहुत हिंट दे दिया है। 17 खुशी और फलाह बहबूद, क्या है उसके अंदर हेडिंग बताइए? ताल्लुक की बात है। देखिए इसमें अच्छी तरीके से देखिए, 10 या 50 सवाल आप सॉल्व कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक सवाल को भी अगर आपने ढंग से हल कर लिया तो वो आपके 50 सवालों का जवाब दे जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं एक चीज, ये सवाल जो है आप कई असबाब के मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक नहीं, कई असबाब। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। इसमें जो आपके असबाब की फहरिस्त दी हुई है उस पर एक नजर डालिए। ठीक है, आमूज़शी मवाद एक नजर में जो है ना, उसमें नजर डालिए। देखिए पहला इन्होंने जो चैप्टर आपको पढ़ाया था, जो आपको मिला था, वो था नौजवानी और उसके चैलेंज, और उससे पहले बचपन। ठीक है, अब आपको हमने स्टेप बाय स्टेप बताया था कि किस उम्र में बच्चा क्या शुरू करता है, बताया था कि नहीं? तो अहले खाना से मानूस होने के बाद में दूसरा काम वो क्या करता है? अपने दोस्त अहबाब से मानूस होना शुरू करता है। यह आपने पढ़ रखा है। उसकी बुनियाद क्या होती है? ताल्लुक को उस्तवार करना, अपनी मानूसियत को बढ़ाना, थोड़ा सा माँ बाप से कटना शुरू करता है और बाहर के लोगों से जुड़ना शुरू करता है। तो ये चीज आपको बचपन में भी पढ़ाई गई है समाजकारी के उन्वान से। ठीक है, फिर उसके बाद में नौजवानी और उसके चैलेंज में जब बात करते हैं तो ये चीज और बढ़ जाती है, यानी दोस्ती का हल्का बढ़ जाता है, सोशलाइजेशन उसका बढ़ जाता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि आप स्कूल आना जाना शुरू कर देता है, थोड़ा सा कॉलेज में पहुंच जाता है, तो इसकी जरूरत और पड़ जाती है। उसके बाद सबक नंबर 15 समाजी वकूफ। ठीक है, जहां पर रवैये, अकीदे और समाजी वकूफ की बात की गई है। समाजी वकूफ मतलब सोसाइटी को जानना, तो सोसाइटी को जानना ही तो है ये एक तरीके से। जब दोस्त बना रहे हैं आप तो अपने समाज को, मुआशरे को पहचान रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में जहां पर मुकम्मल इर्तिका की बात की गई है। ठीक है, कुल वजूद का पालन पोषण भी जो एक आपके जहन में आया था। ठीक है, आखिर में तो वहां भी चीजें आप देखिए ग़िज़ा से मुताल्लिक़ ज्यादा थी, लेकिन उसके साथ साथ खारजी अवामिल से भी आपका राब्ता पड़ रहा था। ठीक है, तो अगर आप उस सबक के नाहिए से भी देखें, अपने मुकम्मल वजूद को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो सोसाइटी से आपको जुड़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि वहां पर आपको हमने क्या बताया था कि कई बिंदु होते हैं, पहले आप इस सेक्शन में पहुंचते हैं, फिर इस सेक्शन में, फिर इस सेक्शन में, इस तरीके से गोला बना करके चीजें समझाई गई थी ना। तो अगर आप इसके हिसाब से भी देखें तो आपका दायरा हमेशा बढ़ता जाता है। ठीक है, और ये दायरा बढ़ेगा तो ताल्लुक आपका बढ़ेगा। तो हर जगह जो अगर आप देखेंगे तो एक ही चीज निकल के आ रही है, और वो क्या है? ताल्लुक। मतलब ये हम दोस्ती करते हैं क्योंकि हमें ताल्लुकात की जरूरत होती है। वजह क्या है कि हम इंसान हैं और इंसानी जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। क्लियर सबको? अब आप इससे ऐसे सवाल ढूंढेंगे। ठीक है, कोई एक सवाल होगा तो आप अपने सबक के जरिए से तलाश करना शुरू करेंगे कि हम किन किन असबाब से इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब बस टिक करना है। ठीक है, यहां पर जैसे हमने ये कहा ताल्लुकात की जरूरत सी आ गया, अब आपके पास OMR शीट होगी। ठीक है, तो वहां पर है, हाँ मतलब इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, नहीं क्वेश्चन पेपर पे आप कर सकते हैं, ऐसा मतलब कुछ वो नहीं है। अगर आप क्या कहते हैं कुछ और एक्स्ट्रा नहीं लिखते हैं, क्योंकि बाज जो है लोग ऐसा करते हैं
कि सारे सवाल लगा लेते हैं फिर उसके बाद OMR भरते हैं, लेकिन उससे कभी कभी गलती हो जाती है कि एक अगर ऊपर नीचे हो गया तो सारे सवाल गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इस पर कुछ निशान ना लगाएं, डायरेक्ट यहां पर बहरहाल एक बिंदु ही चाहे क्यों ना रखें, लेकिन इतना जरूर रखें कि आपको OMR शीट भरते वक्त कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, उसके बाद में उसी हिस्से को ABC आपकी शीट में दिया होगा, C वाले हिस्से को आप टिक करेंगे और ये गोला भर देंगे उसका। अच्छा चलिए देखिए, एक तरीक़ेकार जो है अभी आपको नया जो है पता चला, मुझे लग रहा था कि इसके लिए OMR शीट मिलती है, लेकिन OMR शीट नहीं मिलती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सवाल लिख करके जो सिर्फ सही जवाब है वो लिख दीजिए। ठीक है, सवाल नंबर लिखा आपने, जैसे कितने नंबर सवाल है, ठीक है, इस पे लिखा हुआ नहीं है। अच्छा चलिए, 1 नंबर हम इसे मानते हैं, तो 1 नंबर सवाल लिखेंगे और उसके बाद में उसका सही जवाब जो होगा वो हम लिख देंगे। ठीक है, उसके नीचे। और अगर कोई खुदा न खास्ता गलती से ये तीनों चारों लिख गया है तो उसमें से जो सही ऑप्शन है उसको करने के बाद में इस तरीके से उसके आगे सही का ऑप्शन जरूर बनाएं, लेकिन बेहतर वही है आप एक लिख दें जो सही वाला है। ठीक है, वो आसानी हो जाएगी। उसके बाद में आ जाइए दूसरे सवाल पे। काम करने की पैदाइशी ताकत जो मसले को हल करने में मदद करती है। काम करने की, सवाल पहले ढंग से समझिए, काम करने की पैदाइशी ताकत, कौन सी ताकत? पैदाइशी। हमने आपको बताया है कुछ ताकतों के बारे में, कुव्वतों के बारे में, कि कुछ होती हैं जो इंसान अपनी कोशिश से हासिल करता है और कुछ वो होती हैं जो हासिल नहीं कर सकता, फितरत उसके जो है उसके अंदर दाखिल होती है वो। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं सबके जहन में कि नहीं, ऐसा बताया है कुछ कि नहीं। चलिए अब आप हमको ये बताइए, इन्होंने जो सवाल पूछा है कि पैदाइशी ताकत जो है मसले को हल करने में मदद करती है जो, वो कौन सी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मसला आ जाए तो कौन सी पैदाइशी ताकत है जो उसको आसानी से सॉल्व कर सकती है, हल कर सकती है। चैप्टर नंबर बताइए कहां से ये सवाल लिया गया है। ये तो बाकायदा एक जो है सबक का हिस्सा ही है, इसी उन्वान से। सबक नंबर 20। और कोई जी? 19 हो गया, 20 हो गया, और बताइए किसी को और कुछ लग रहा है? देखिए आपको हमने एक चीज पढ़ाई थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी मसाइल को हल करना, कैसे हल करते हैं। ठीक है, और एक चीज आपको हमने पढ़ाई थी, किसी काम को करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, याद है? उसके लिए कुछ आपकी अपनी काबिलियत चाहिए, कुछ एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए, यानी उसके लिए आप अप्लाई कर सकें, और कुछ खास किस्म की ट्रेनिंग भी चाहिए होती है ना। ये मसला होता क्या है? देखिए इन्होंने कहा कि मसले को हल करने में मदद करती है। मसले का मतलब ये नहीं है कि कहीं कोई सवाल आ जाए, ठीक है, मसले का मतलब कोई सिचुएशन, आपके सामने जो भी काम हो उस काम को आसानी से निपटाने के लिए अगर आपकी पैदाइशी ताकत की जरूरत पड़ती है तो वो कौन सी पैदाइशी ताकत होती है। यहां पर भी आप रिजेक्शन वाला काम शुरू कीजिए। ठीक है, किस तरीके से? देखिए इन्होंने इस लफ्ज पर बहुत जोर दिया है और सवाल को सॉल्व करते हुए भी आप हमेशा इस लफ्ज को दोहराएंगे। जैसे बताइए वो ताकत जो पैदाइशी है क्या हो सकती है? इंसान की ज़हानत नहीं हो सकती। ठीक है, इसको अभी आप कट नहीं करेंगे, पेंडिंग में रखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज है अहलियत। अहलियत नहीं, अहलियत की तारीफ क्या है? सबक नंबर 20 खोल लीजिए। सबक नंबर 20 में सफा नंबर 97 पे अहलियत की क्या तारीफ लिखी हुई है? कोई एक पढ़े, एक कोई पढ़ के बताए। दूसरी ही लाइन है, अहलियत कुछ करने की पैदाइशी सलाहियत है और किसी मसले के हल करने में मदद करती है। क्लियर? दूसरी लाइन है
अब आप देखिए यहां पर आपको सही ऑप्शन मिल गया, लेकिन ये हमने सबक में आपको बताया, तब आपको तरीका वही अपनाना है, रिजेक्शन वाला। ठीक है, जब आप वाकिफ होंगे कौन सी पैदाइशी होती है कौन सी नहीं। देखिए जिहानत का जो मसला होता है वो दिमाग इंसान को जो दिया जाता है वो पैदाइशी होता है, लेकिन जिहानत अपनी मश्क से और मेहनत से आती है। यानी अगर आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लगातार तो आपकी जिहानत तेज होती जा रही है। अगर आप अच्छा अदब पढ़ रहे हैं जिहानत बढ़ रही है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो जिहानत बढ़ रही है। मतलब कहीं ना कहीं जिहानत का ताल्लुक आपकी कोशिश से भी है। जहां पर आपका अपना दखल हो जाए वो फितरी नहीं हो सकता, इसलिए जिहानत कट गई। ठीक है, इसको अभी हम रखेंगे, सही ऑप्शन है। दूसरे को कैसे रिजेक्ट करेंगे, दिलचस्पी। दिलचस्पी का भी जो मामला होता है इसमें आदमी का अपना दखल होता है। भाई किसी को कुदरत ने यह कह के नहीं भेजा आपको क्या खाना है क्या खेलना है, इसमें आपकी अपनी पसंद नापसंद होती है, इसीलिए पसंद बदलती भी रहती है। कुछ दिन आपको मीठा खाने का बहुत शौक चढ़ेगा, फिर आप मीठे से ऐसा बेजार होंगे कि अब आप पलट करके किसी मिठाई की तरफ देखना नहीं चाहेंगे। होता है कि नहीं होता है, दिलचस्पी की बात है। किसी खेल में हम बहुत शौक ले रहे हैं, बहुत शौक ले रहे हैं, अचानक ऐसा होता है यार ये तो वक्त का जिया है, छोड़ो इसके, हम तो बिल्कुल जो है नापसंद करते हैं। मतलब वो चीज बदल गई। जो फितरी होती है वो बदलती नहीं है, इसीलिए ये भी आपकी खारिज हो जाएगी, इससे दिलचस्पी भी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डी, सलाहियत। सलाहियत किसी को पैदा होते ही दे दी जाती है या वो मेहनत कुछ करता है उसके लिए, है ना। कहते हैं कि फलां की सलाहियत बहुत अच्छी है, मतलब पैदाइशी नहीं, उसने मेहनत करके वो सलाहियत अपने अंदर पैदा की है। तो जो चीज अपनी मेहनत अपनी कोशिश से आ जाए वो इससे खारिज है, तो सलाहियत भी आपकी खारिज हो जाएगी। अब इन तीनों में देखिए इंसान की अपनी कोशिश शामिल है। जहां पर अपनी कोशिश आ जाए वो कभी भी पैदाइशी नहीं हो सकती, इसलिए पैदाइशी के लिए सिर्फ एक ऑप्शन, अहलियत। अहलियत का मतलब यह होता है कि वो खास तरीके का नेचर, ठीक है, जो किसी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने में मदद करता है। जैसे सपोज दैट बाज खानदान ऐसे होते हैं जहां के अफराद बहुत गुस्से वाले होते हैं, ठीक है। बाज देखेंगे आप बहुत ही खलीक मिलनसार होते हैं, बाज देखेंगे कि पढ़ने लिखने में उनका खानदान बहुत तेज होता है, ठीक है। तो अब अगर कोई ऐसा जो सपोज बहुत ताकतवर है, बहुत सब कुछ है, लेकिन जहनी एतबार से कमजोर है, ठीक है, तो उसके लिए स्टडी या हायर एजुकेशन की फील्ड ज्यादा बेहतर होगी या वो फौज में जाना चाहे वो ज्यादा बेहतर होगा। डिफरेंस फौज में, यानी वो उसको हम नाकारा नहीं मानेंगे, लेकिन फितरी सलाहियत उसके अंदर है फौज में जाने की ज्यादा बेहतर, उसके मुकाबले में जो फितरी तौर पर ज़हीन है, खानदान में उसके पढ़े लिखे लोग सब उस तरीके से हैं, वो अपनी कोशिश से इधर ज्यादा आसानी से आ सकता है। ये है अहलियत, ठीक है। यानी एक तरीके की उसके अंदर वो खूबी नस्ल दर नस्ल चलती चली आ रही है और वो आसानी से वो काम कर सकता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी खानदान में अगर कभी कोई पढ़ा लिखा नहीं हुआ तो वहां पढ़ा लिखा पैदा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा बहुत देखा गया है कि जहाँ पे घर पे कोई तालीम का माहौल नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन कोई शख्स पैदा हुआ और पढ़ाई में बहुत आगे निकल गया, तो ये समझिए उसकी भी फितरत में ये चीज़ दाखिल कर दी गई, वो उन लोगों से मुख्तलिफ थी जो उसके घर वाले थे, उनके यहाँ से उसके अंदर की जो अहलियत थी मुख्तलिफ थी, इसीलिए वो उस मैदान में आगे निकल गया। तो जब तक इसमें फितरत का या कुदरत का दखल नहीं होता है शामिल पैदाइशी नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहां भी अगर आप रिजेक्शन वाला मेथड अपनाएं तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आपका वक्त हो रहा है, अगले सवालात अगले सेशन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो वक्फा जब जिस्म तब्दीलियों से गुजरता है जिसके नतीजे में तौलीदी पुख्तगी हासिल होती है कहलाती है। क्या क्या मार्क करेंगे इसमें सवाल में? सबसे पहले इन्होंने कहा जिस्म की तब्दीली, ठीक है, वक्फा यानी किसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। फिर तौलीदी पुख्तगी, मतलब तौलीदी बच्चा जनने
ठीक है, या बच्चा पैदा करने की ताकत से रिलेटेड इसका मसला है, तौलीद, ठीक है, अमल तौलीद। तो इन्होंने पूछा है कि वो वक्फा जब जिस्म तब्दीलियों से गुजरता है जिसके नतीजे में तौलीदी पुख्तगी हासिल होती है, उसे हम क्या कहते हैं या वो क्या कहलाती है। ठीक है, यानी उस टाइम पीरियड पे ये जो चेंजेस आ रहे होते हैं, यहां तक हम पहुंच जाते हैं कि हम बच्चा पैदा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। ठीक है, उस तब्दीली को हम क्या कहते हैं। अब आप देख लीजिए, पहला ऑप्शन है नुमू। आप बताइए कि ये जो नुमू है इसकी शुरुआत कब से हो जाती है। हाँ, हमल ठहरने के वक्त से ही नुमू की शुरुआत हो जाती है। नुमू का मतलब बढ़ना, तो बच्चा तो मां के पेट से ही बढ़ने लगता है। ठीक है, इसका मतलब जैसे ही नुमू शुरू हो, जरूरी नहीं है कि वो तौलीदी अमल के लिए तैयार हो जाए। हो सकता है, नहीं हो सकता ना, उसके लिए खास मुद्दत चाहिए, तो नुमू कट जाएगा। ठीक है, यहां पर तौलीदी मुद्दत के लिए वो तैयार नहीं है, तौलीदी कामकाज के लिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आता है हामियाती। ये हामियाती नहीं, हयातियाती है। ठीक है, ऐसे ही आपको गलत चीजें मिल जाएंगी बहुत सारी। हयातियाती इर्तिका, हयातियाती का मतलब हो गया जिंदगी के जो मुख्तलिफ फेजेज आते हैं। ठीक है, दूध पीने की मुद्दत, फिर बचपन, फिर उसके आगे की और वगैरह वगैरह जिंदगी के। तो आप ये बताइए, क्या जैसे ही ये इर्तिका शुरू होता है इंसान तौलीदी अमल के लिए तैयार हो जाता है? नहीं ना, ऑप्शन ये भी आपका कट गया। ठीक है, हाँ, अब दो ऑप्शन बचे। जब दो बचे तो एक तो आपके सामने इर्तिका बचा, एक बचा नौ बुलूगत। अब सिंपल आप देख लीजिए, इर्तिका भी आपको नुमू जैसा दिख रहा है, क्योंकि इर्तिका की भी शुरुआत मां के हमल से हो जाती है, मां के पेट में हमल ठहरने से। इर्तिका और नुमू एक तरीके से एक ही माने में है, यानी बढ़ोतरी। ठीक है, तो बढ़ोतरी की शुरुआत तो मां के पेट से ही हो जाती है, लेकिन यहां भी बच्चा तौलीदी अमल के लिए तैयार नहीं होता है। ऑप्शन क्या रह गया आपके पास? नौ बुलूगत। अब बुलूगत के बारे में आप समझ गए कि बालिग बच्चा जैसे ही हो जाता है, हम कहते ही हैं उसी सूरत में कि वो शादी करने के लायक हो गया। बच्ची है तो वो बच्चा पैदा करने की ताकत रखने लगी अब, और अगर बेटा है तो वो भी अब बाप बनने की ताकत रखता है। क्लियर? इसको कहते हैं नौ बुलूगत। तो इस तरीके से अगर आप सवाल देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आसानी से इन सवालों के दरमियान भी आप जवाब ढूंढ सकते हैं। क्लियर? ये हुआ मारूजी सवाल हल करने का तरीका। कुछ सवालात और हैं जो अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। ठीक है, खुदा हाफिज।